हेलो फ्रेंड्स, आपका आज का जो संस्कृत का पेपर आया हुआ है वो मेरे पास आ चुका है। तो इसमें जो भी आंसर है मैं आपको खाली वो क्लेरिफाई कर देता हूँ कि किसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। इसमें पहला पूछा गया था कि मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। ठीक है, यहाँ पे मार्गशीर्ष की बात हो रही है कि जो मार्गशीर्ष शब्द है वो किस महीने का बोधक है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अगहन का है। ठीक है, इसे अगहन बोला जाता है और ये कृष्ण जी का महीना माना जाता है। ठीक है, तो अगहन को हम क्या कहते हैं, मार्गशीर्ष कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मधु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन पूछा गया है, किसका पूछा गया है, मधु का पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुसु। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मधुसु जो है वो मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है। ये चीज़ याद रखना कि 8 कारक होते हैं। ठीक है, ये आपके हिंदी के पेपर में भी आया था और इसमें संबंध कारक पूछा गया। तो संबंध में क्या का की ऐसे देखने को मिलता है, का लगा होगा, की लगेगा, के लगा होगा। ठीक है, किसी से संबंध बताने की कोशिश होगी। तो इसमें क्या है कि संस्कृत विश्व की, ठीक है, तो ये की जो शब्द है वो आपका संबंध कारक दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम भाषा है तो इसमें जो संबंध कारक है वो विश्व की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा पूछ लिया गया आपसे कि गेहूं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गोधूम बोलते हैं। ठीक है, तो 5 जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी आसान थे। खाली मार्क्सिस वाले में आप थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा। मधुशु और जो सप्तमी विभक्ति वाले जितने भी रूप थे मैम ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए थे, शब्द रूप। ठीक है, ट्रिक भी आपको बताई थी कैसे आपको याद करने, तो मुझे उम्मीद है आपने ये वाला कर लिया होगा। ठीक है, और बाकी कोई टफ नहीं था। वचन तो आप सभी को पता होंगे। ठीक है, संबंध कारक आपने बता ही दिया होगा और गेहूं की संस्कृत तो आपने बता ही दी होगी, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कोई संस्कृत शब्द पढ़ते हैं तो अनाज में सबसे पहले गेहूं आता है। ठीक है, तो गेहूं की तो आपको याद होगी। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो पहला इसमें प्रश्न था कि अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। ठीक है, कुछ संख्याएं दी गई थी, इनकी आपको संस्कृत लिखनी थी। जैसे 8 लिखा था तो 8 को हम लोग अष्ट कह सकते हैं। ठीक है, 16 की बात करें तो इसे सोडसा लिख सकते हैं आप। 20 की अगर बात करें इसे विंशति लिखते हैं और 3 की अगर हम बात करें इसे त्रया लिखते हैं। ठीक है, तो ये चारों की आपने संस्कृत अच्छे से लिख ली होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में आपको लिखने थे। तो बहुत सारे पशु थे जिनके नाम आप संस्कृत में लिख सकते थे। जैसे अगर हम बात करें अश्वा, आपने बहुत सुना होगा, घोड़े को कहते हैं। सिंह शेर को कहते हैं। अजा हो जाता बकरी को कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें गजा की तो गजा आपका हाथी हो जाता है आपका। फिर गौ आ जाएगा, मृग आ जाएगा, भल्लुक आ जाएगा, भालू का। ठीक है, तो ये सारे पशुओं के नाम आपने लिख दिए होंगे। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन की अधोगिन पुरुष सिंह सिंह वेतु लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में, अच्छा ये सूक्ति दी गई थी, इसका हिंदी में अर्थ पूछा गया था। ठीक है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा सूक्ति का कि उद्योग करने वाले यानी कि परिश्रमी या मेहनती व्यक्ति पर ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उद्योग करने वाले या व्यवसाय करने वाले या कह सकते हैं परिश्रमी या मेहनती व्यक्ति पर भी लक्ष्मी क्या होती है, प्रसन्न होती है। ठीक है, उन पर ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पट धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखना था। तो ये तो काफी आसान था, लट लकार का पूछ लिया गया था, सॉरी पट धातु का पूछ लिया गया था, वो भी लट लकार में। तो इसका आपने लिख दिया होगा पठतसी, पठता, पठत। ठीक है, ये तीनों जो थे इसके रूप हो जाएंगे। मध्यम पुरुष की बात की गई है तो याद रखना, पठसी, पठता, पठत, ये तीनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि युष्मद सर्वनाम शब्द की तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखने थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसमें किसका पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है युष्मद सर्वनाम का। ठीक है, तो अगर तृतीय विभक्ति तीनों वचनों की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। पहला हो जाएगा त्वया, दूसरा हो जाएगा युवाभ्याम और तीसरा हो जाएगा युष्माभि। ठीक है, तीनों आपने लिख दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ता विद्यालय अगच्छन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसकी आपको हिंदी बतानी थी, ता विद्यालय अगच्छन। तो इसका अर्थ हो जाएगा, आपका अनुवाद हो जाएगा, बे सब विद्यालय गई। क्या अर्थ हो जाएगा, बे सब विद्यालय गई। ठीक है, तो अति लघुत्तरी जो प्रश्न थे ये कंप्लीट हो गए आपके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, सॉरी लघुत्तरी प्रश्नों की। इसमें जो पहला प्रश्न था कि भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। ये आप सभी ने कर लिया होगा कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव आदि की अवस्था का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मिठास आ सकता था, बुढ़ापा आ सकता था, वीरता आ सकती थी, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रिय धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखने थे। ठीक है, इसमें क्रिय धातु की पूछी गई थी, तो ये थोड़ा टफ पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने कर लिया होगा ये। ठीक है, क्रिय धातु के लट लकार सॉरी लंग लकार के तीनों पुरुषों के और तीनों वचनों के रूप लिखने थे। ठीक है, लंग लकार के इसमें पूछे गए थे, तो इसका हो जाता है आपका अक्रोता, अकुरुताम, अकुर्बन, अकरो, अकुरतम, अकृत, अकर्बम, अकुर्ब और अकर्म। ठीक है, ये जो थे ये इसके रूप थे सारे।
ठीक है, थोड़ा टफ पड़ा होगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसे कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आया था कि संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व बताना था आपको। तो आपको पता है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पे हलंत लगनी है, ठीक है, कहाँ पे सर्वनाम वो लगना है, क्या नाम है, विसर्गें लगनी है। तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके मैथ को आपने बना बना के लिख दिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आज के टाइम में इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत जो सीखना है वो काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बना बना कर लिख दी होंगी कि अब तो कई सारी मूवीज़ हमें मिल जाती हैं। आजकल कमेंट्री जो हो रही है वो भी संस्कृत में होने लग गई है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, इंटरनेट से हमें बहुत फ़ायदा है संस्कृत शिक्षण में। फिर नेक्स्ट जो था आपका कि वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना था। ठीक है, तो पहला इसमें था कि हरि को नमस्कार है, तो इसका हो जाता आपका हरिये नमः। क्या हो जाता? हरिये नमः। नेक्स्ट था आपका कि वह घर जाती है, इसकी संस्कृत क्या हो जाती? तो इसकी संस्कृत हो जाती सा गृहम गच्छति। क्या हो जाती? सा गृहम गच्छति। तीसरा था आपका कि हम दोनों पढ़ते थे, हम दोनों पढ़ते थे, इसकी संस्कृत क्या होगी? आवाम आपठाब। क्या हो जाएगी? आवाम आपठाब। फिर लास्ट था इसमें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसकी संस्कृत होती है आपकी वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या हो जाती है? वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, ये सारी संस्कृत हो गई इसकी। फिर एक श्लोक दिया गया था, इसका हिंदी में भावार्थ पूछा गया था। ठीक है, अगर हम इसके भावार्थ की बात करें तो इसमें पहला था आपका अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। ठीक है, ऐसे करके ये श्लोक था, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना था। तो इसका अर्थ क्या हो जाता? तो इसका अर्थ ये हो जाता कि वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले तथा उनका अभिवादन करने वालों की आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चारों बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है इसका अर्थ? तो वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले तथा उनका अभिवादन करने वालों की आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चारों बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाता। फिर नेक्स्ट था आपका कि संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व को प्रकाश डाली। तो ये आपने लिख ही दिया होगा, आदर्श वाचन आप सभी जानते हैं। ठीक है, टीचर दोहराता है, फिर आपको उस चीज़ को दोहराना है। ठीक है, तो टीचर जितना शुद्ध बोलेगा उतना आप शुद्ध करेंगे। ठीक है, जितना अच्छा आप बोल लेते हैं चीज़ों को उतनी चीज़ें आप चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी, तो पेपर सही था। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि 2017 में थर्ड सेमेस्टर की भी कई चीज़ें इसमें डाल दी गई थी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में। तो उस हिसाब से ये पेपर काफ़ी ठीक है। ठीक है, बस आपको 12 से ऊपर नंबर लाने हैं, तो 12 से ऊपर अगर नंबर हो रहे हैं तो आप पास हैं। उसमें कोई इतनी टेंशन मत लेना, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।